बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। 8 फरवरी करीब आते ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। हुकूमत और आपोजिशन में मज़ीद तलखियाँ पैदा होने लगी। ऐसे में क्या आपोजिशन को मुज़ाकरात और एहतजाज में किसी एक का इंतखाब करना होगा, वरना तज़ब्ज़ुब के इस माहौल में मामलात आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहिद मित्रा साहब ने। मित्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ जूम पर मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं शायद मित्रा साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मित्रा साहब, मुझे ये बताइएगा, बानी पीटीआई की बीमारी को लेकर, आंखों के इलाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सियासी माहौल पैदा कर रखा है, क्या ये इस मौजूदा माहौल में दुरुस्त अमल है? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बैरिस्टर साहब को भी बहुत ढेर सारा सलाम। देखिए, हम कॉन्स्टेंटली एक चीज़ विटनेस कर रहे हैं कि पीटीआई मुश्किलात का शिकार है। 3 साल से मुसलसल इज़्तिराब भी उनकी पार्टी में पाया जाता है, और हमने वाज़ेह तौर पर ये देखा है कि जो भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ पिछले कुछ अरसे में होती रही हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि कानून का इतलाक़ जो उन पर होता रहा है वो बाकी पार्टीज़ पे पिछले 2.5-3 सालों में नहीं हुआ है। तो वो उनकी जो इज़्तिराबी कैफ़ियत है वो लोगों से बहुत मुख्तलिफ होगी, बाकी पार्टीज़ की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो उनके बानी है, वो भी 2.25 साल से 2.5 साल से जेल में, उनके लिए भी वो इतने सेंसिटिव ही होंगे और उनको होना भी चाहिए। तो मुसलसल हमने ये भी देखा है कि वो 73-74 ईयर्स के हैं। इमरान खान साहब, उनकी सेहत के हवाले से सबके कंसर्न्स हैं, और आपके भी होने चाहिए, मेरे भी होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडर हैं और एक ज़माने में पाकिस्तान के स्पोर्टिंग हीरो भी रहे हैं, और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो उस एतबार से भी तो हम उनके राइट, अगर हम बतौर मीडिया जर्नलिस्ट की बात करें तो हम उनके राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें भी कंसर्न्ड होना चाहिए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना सर, पार्टी, तो पार्टी को भी इसीलिए कंसर्न्ड होना चाहिए, और है भी, कि उनकी एज भी ज़्यादा है, और फिर पार्टी चेयरमैन भी हैं, और फिर 2.5 साल से, जैसे मैंने कहा, कि वो जेल में भी हैं। तो बहरहाल मैं इस पर गवर्नमेंट को ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। इस मौके पर ज़रूर उनकी है कि उन्होंने बर वक्त वो लेके आए पेम्स में, किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की। ताख़ीर करते तो उनकी बेनाई का, उनकी वीएन का भी इशू हो सकता था। बीमारी बताई जा रही है, उसमें यही होता है कि इलाज ना हो, उसमें इंजेक्शंस लगना मकसूद होते हैं। फिर 2-3 घंटे की मॉनिटरिंग भी बताया जा रहा है कि होती है, ज़रूरी होती है। तो ये सारे अवामिल अगर ना होते तो उनको, उनकी सेहत के हवाले से इश्यूज बन सकते थे। जो आप कह रहे हैं कि पार्टी का इतना सेंसिटाइज होना, वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं। कुछ उनकी थोड़ी सी गलती भी है, और वो गलती भी कि वो हर दफ़ा हाइप क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा बहुत एक तरह से प्रोपेगेंडे की भी तरफ चीज़ें चली जाती हैं। ये उनके एंड पे एक थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन उसका भी एक रीज़न है कि उन तक अगर फ्रीक्वेंट रसाई हो, एक्सेस हो उनकी पार्टी की, उनकी फैमिली की, या उनके वर्कर्स की, तो फिर ये वाला इशू ना हो। तो ये जो एक्सेस की एब्सेंस है ना, उसकी वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं कि एकदम से हाइप क्रिएट हो जाती है, सोशल मीडिया पे एक डिबेट स्टर हो जाती है, और एक हंगामा खेजी और एक डिफरेंट तरह की प्रोवोकेशन नज़र आना शुरू हो जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की बीमारी को लेकर बिल्कुल बात करना चाहिए उन्हें, लेकिन जब हाइप क्रिएट कर देते हैं तो उससे मुज़ाकरात पर असरअंदाज होती है इस तरह की सियासत। मैं शाहिद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसका फंडामेंटल इशू जो है, ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ये एपिसोड इमरान खान साहब की हेल्थ की इशू का चला, इसके अंदर मेरे ख्याल में दो, शाहिद साहब की बात से एक बात से एग्री करते हुए कि इसमें एक्सेस का इशू है। जब तक एक्सेस नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, ख्वाह वो मुलाकात की हो, ख्वाह वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की हो, ख्वाह वो डॉक्टर्स तक की रसाई की हो, ख्वाह वो बहनों से कोई गुफ्तो शनीद हो, या इवन वकीलों से कोई गुफ्तो शनीद हो, जब तक एक्सेस नहीं होगा उस वक्त तक इस तरह की बात, इस तरह के अंदेशे, इस तरह के सवालात ये उठते रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब की सेहत को कुछ भी होता है तो उसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी
इस वक्त के पावर स्ट्रक्चर के ऊपर लगेगी, क्योंकि एक्सेस नहीं है तो लोग ये समझेंगे कि किसी स्पेशल वजह से एक्सेस नहीं था और फिर उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ किया गया जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब है। इसके साथ साथ मैं एक बात और इसमें ऐड करता चलूं कि जो दूसरी प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि नेचुरली खान साहब तक एक्सेस नहीं है, जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो ये कहते हैं कि कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं था और खान साहब की सेहत ठीक है, तो लोगों को पहले तो फिर शायद यकीन हो कि वाकई खान साहब की सेहत ठीक है, लेकिन अगर ने कह दिया तो फिर वो जो पहले का मुसम्मम यकीन था वो भी बंदे का टूट जाता है कि पहले तो मेरा ख्याल था कि बाहर इस वक्त रात है, लेकिन अगर अताउल्लाह तारड़ साहब कह दें कि इस वक्त बाहर रात है, तो फिर एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा खिड़की खोल के कि पता नहीं, अगर ये कह रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। अक्सर बातें तो क्रेडिबिलिटी में ठीक नहीं होती। तो गवर्नमेंट को इस इशू के अंदर दो चीज़ों का मेरा ख्याल है, या स्टेट के स्ट्रक्चर को, पावर स्ट्रक्चर को दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये कि कुछ एक्सेस हो ताकि वाकई लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी आए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनकी दीगर तबीयत कैसी है, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, जो उनकी फिजिकल उनको कोई दिक्कत है वो कैसी है, दीगर चीज़ें कैसी हैं। और साथ ही साथ कि अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट की एब्सेंस में अगर आप उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे, तो जो लोग वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि अगर पहले किसी को शक नहीं भी था तो अब इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर ज्यादा शकूक व शुबहात। मिथिला साहब, मुझे ये बताइएगा, राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में कायदे अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं और महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में, दोनों बड़े हार्ड लाइनर हैं। उनकी तकर्री के बाद सियासी बेहतरी की गुंजाइश बाकी रहती है, मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं या फिर एहतजाज की सियासत की तरफ बढ़ेगी पीटीआई? मुझे ये बताइए कि पहले पीटीआई को जो कहा जाता रहा है, पीटीआई से हमेशा से एक मुतालबा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया को ज़रा लो डाउन करें, टेम डाउन करें, और कुछ वक्त में उन्होंने किया भी। मार्च अप्रैल का वो वक्त था, मैं खुद खबरें देता रहा हूँ कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है और ये ऐसे ऐसे होंगी चीज़ें, और वैसे होती नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात तो फिर भी नहीं किक ऑफ हो सके ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। तो ये हमने थोड़ा सा देखा है हुकूमत के एंड पे, थोड़ी उनकी इनएबिलिटीज़ के भी इशूज़ हैं, इन कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं कि शायद वो इतने ज़्यादा मुअस्सर नहीं है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट पे उनका इंहिसार बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुज़ाकरात फिर इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि जब भी कोई कहेगा, कोई तीसरी कुव्वत कहेगी कि पुल आउट कर जाएं, और सियासी जो लोग हैं वो अगर मुज़ाकरात करना भी चाहेंगे तो नहीं हो सकेंगे। तो पहले भी मुज़ाकरात ऐसा कोई इतने ज़्यादा उनमें किसी किस्म की पेशरफ नहीं हो सकी थी। तो अगर ये वाले हार्ड लाइनर्स उन्होंने तैनात कर दिए इमरान खान साहब ने, तो इसका मकसद सिर्फ मैसेज देना था कि अब आप 2-2.5 साल से नहीं कर सके हैं, 2-2.5 साल से आपने नहीं मुज़ाकरात किए हैं और हमारी आपके साथ बातचीत नहीं हुई। आपने बुशरा बीबी को छोड़ के फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, अली मीन गंडापुर जैसा गुडी गुडी बॉय आपको दिया, आप उसके साथ भी कोई ठा नहीं कर सके हैं। तो अब ये हार्ड लाइनर्स है। और जो वैसे हमें जो ओवरऑल चीज़ें जो नज़र आ रही हैं पॉलिटिकल अरीना में, और जो हमें इंटरफेस नज़र आ रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें तो लगता है कि ये भी इतने मुअस्सर नहीं होंगे। जो दो सहवान ये भी कोई इतने कारआमद मुज़ाकरात के लिए नहीं हो सकेंगे, तो इनका इन्फ्लुएंस ज़रूर है। हाँ, बैकडोर चैनल अगर चल जाए, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वगैरह को, महमूद खान अचकज़ई, वो बेहतर तरीके से इंगेज कर सकते हैं। अनलाइक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई की, उनमें ऐसा कोई सीजनड पॉलिटिशियन नहीं है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बैरिस्टर गौहर, आपको याद होगा, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जाके वो बात कर दी कि मैं तो मीडिया टॉक की तो भीख मांगते हैं आपसे, आप हमारी मुलाकात करवा दें। तो सियासी लीडर्स इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी किसी न किसी लेवल पे कामयाब हो सकती है, और उसमें फिर तमाम सियासी जमातें और तमाम फ्रीक हैं फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अदरवाइज इस सिनेरियो में ब्रेक थ्रू या मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आते। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, 1-1.5 साल से मुसलसल पीटीआई ये बात कर रही है कि हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान नवंबर
24 के बाद उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया है, और वो उसके बाद से मुसलसल ये प्लान कर रहे हैं, मुसलसल, दैट इज इन देयर प्लानिंग। और मार्च अप्रैल में उनकी मीटिंग्स हो रही है। मार्च अप्रैल में ये जो कहानियां अभी आ रही हैं, मैं मार्च अप्रैल 2025 में बता चुका हूँ कि पीटीआई सोच रही है कि हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, हम शाहराहें बंद कर देंगे, पूरी मुल्क में छोटे छोटे एहतजाज होंगे, जो है मुख्तलिफ शाहराहें हैं, रोड्स हैं, उनको हम चौक कर देंगे मौजूदा पूरे सूरत पूरे में पूरे लगता है पूरी आपको दुनिया ऐसा में, मुमकिन होगा? पूरी दुनिया, जी, जी, पूरे पूरे पाकिस्तान जी, में कर देंगे, चौक जी, कर जी। देंगे उनको। और फिर ये भी कि खैबर पख्तूनख्वा को हम बिल्कुल कट डाउन कर देंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑल दैट। तो ये उनका पिछले मार्च अप्रैल से ये वाला प्लान बन रहा है, सही। और अभी वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी को वो अच्छा एहतजाज करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अभी उनकी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है और अभी उनका पोटेंशियल वो एहतजाज वाला नज़र नहीं आ रहा है, अगर वो ये पोटेंशियल रिकलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं अनवर साहब, तो फिर मुज़ाकरात की कुछ सूरत बन सकती है। अदरवाइज देखें, 3-4 तरह के गवर्नमेंट्स पे प्रेशर्स होते हैं। गवर्नमेंट, जब मैं बात कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट, तो एस्टेब्लिशमेंट भी है उसमें। तो वो एक तो मीडिया का प्रेशर होता है, सिविल सोसाइटी का प्रेशर होता है, ऑपोजिशन का प्रेशर होता है, और एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है। इनमें चारों में से कोई एक भी प्रेशर इस वक्त गवर्नमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, आपने बात सुनी कि गवर्नमेंट पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं, और ये हालात भी यही बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए, जो कि उनका आईनी और कानूनी हक है, करवाने के बाद अगर आप समझते हैं कि फिर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, फिर बात सियासी जो है वो लीडरान के दरमियान हो सकती है? इसमें गुजारिश ये करूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम कोई मुस्बत कार्रवाई गवर्नेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, हमारे रीजनल हालात के अंदर, दीगर चीज़ों में अगर कोई भी मुस्बत तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के थ्रू गुजरता है। जी, हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, और शायद साहब इसको मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, और मैं तो बल्कि चाहता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात शायद साहब से करें, ताकि हमें कोई मंतक की बात समझ भी आए और उसमें से खबर भी निकले। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर ऐसे लोगों से भी मुज़ाकरात किए बतौर रियासत पाकिस्तान या बतौर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनसे करना तकरीबन हमारी नेशनल पॉलिसी में 1947 से लिखा हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने ऐसी चीज़ों के ऊपर भी कुछ मुज़ाकरात किए। हमने उन लोगों से भी बात की, मुज़ाकरात किए, कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जिनको फ्रॉम टाइम टू टाइम हम दहशतगर्द डिक्लेयर करते रहे। हमने उन लोगों से भी बात की जिनको हम अपना हरीफ समझते हैं, बॉर्डर्स के बाहर चलें। ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी हमने कुछ मुज़ाकरात किए पिछले कुछ सालों के अंदर। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिसी बातचीत करने से मसाइल को आगे बढ़ाने पे यकीन रखती है। ये हमारा स्टैंड रहा है पिछले बहुत अरसे से। और इसको अगर हम मुल्क से बाहर दीगर लोगों से जो हम पे हमला आवर होने के लिए, जंग करने के लिए, दीगर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो मुल्क के अंदर लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते? ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, अभी क्रिकेट शुरू होने वाली है, ये वर्ल्ड कप की, ग्रीन टी शर्ट पहनेंगे, मुल्क के साथ चलेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए आपका ख्याल है दाएं तरीके से जाना चाहिए, मेरा ख्याल है बाएं तरीके से जाना चाहिए, लेकिन हम सब मुल्क की बेहतरी के लिए इसमें काम करना चाहते हैं, ख्वाह वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। जी, इसके अंदर मज़ाकरात के अंदर जो सबसे बड़ी खलिश है इस वक्त, जिसको दूर करने की ज़रूरत है, वो मेरा ख्याल है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की है। जैसे कि अभी शाहिद साहब भी कह रहे थे, इस वक्त एक क्रेडिबिलिटी का फुकदान है कि बात करें तो किससे करें, ये वाली साइड किससे करें, दूसरी साइड किससे करें। अगर महमूद खान अचकरी साहब से बात कर ली तो क्या इमरान खान उसको कल को मानेंगे, नहीं मानेंगे? जो गवर्नमेंट की तरफ से बात हो रही है वो सीरियस हो रही है, नहीं हो रही है? अगर गवर्नमेंट बात कर लेगी तो क्या एस्टैब्लिशमेंट मानेगी, नहीं मानेगी? इसके अंदर बहुत सारी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं। तो कितना ही अच्छा हो, या सबसे अच्छी बात तो ये हो कि हम इस पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लें, इस बात को यकीन दिलाने के लिए तमाम फरीकैन को कि अब वाकई ये गवर्नमेंट, ये सिस्टम, ये ऑपोजिशन आपस में बातचीत करके पाकिस्तान के सियासी मसाइल का कोई हल निकालना चाहते हैं या निकालेंगे। इसको सीमेंट करने के लिए कुछ
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लें। और कितना, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर सबसे पहली बात तो ये होगी कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इस बात को वाज़ेह किया जाए इंडिपेंडेंट उनके अपने डॉक्टर्स से कि उनकी सेहत ठीक है। अगर उनसे खुद बात हो जाए और इस बात की तस्दीक हो जाए उनकी बहनों के थ्रू, उनकी फैमिली के थ्रू कि वो ठीक हैं, तो मज़ीद कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो इमरान खान साहब को नेशनल और इंटरनेशनल नैरेटिव से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए। अदालत के वो फैसले जो कहते हैं कि उनसे मुलाकात करवाई जाए, कानून की वो शिकें जो कहती हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए, उसके अंदर बगैर वजह के कोई कोई दिक्कत ना डाली जाए, कोई रुकावट ना डाली जाए। और जब ये चीज़ें होंगी और जैसे जैसे इमरान खान साहब तक रसाई होगी, तो इस बात में भी मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि वो वाकई महमूद खान अशरफजई साहब की प्रपोजल्स या उनकी निगोसिएशन के पीछे खड़े हैं। वो वाकई इसके अंदर कहीं इसको किसी मंतक तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका क्या स्टैंड पॉइंट है जो इस वक्त हमारे रीजनल इश्यूज हैं उसके ऊपर। जब तक ये कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर नहीं होगा, तो मुज़ाकरात अगर वैक्यूम में होंगे, अगर आप मेरी बिहाफ पे अनवर साहब शाहिद साहब से मुज़ाकरात कर रहे हों और आपको मैं कहूँ कि आप मुज़ाकरात कर लें, लेकिन मेरे तक रसाई ना हो, तो कितने लोगों को यकीन होगा कि आप वो मुज़ाकरात ठीक तरह से करेंगे या मेरी मर्जी उसके अंदर शामिल है। इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे तो इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। मित्रा साहब, CBMs के लिए ज़रूरी है, अभी ये ऑप्शन मौजूद है कि बानी PTI को बनी गला मुंतकिल किया जाए, मुज़ाकरात का अमल तभी शुरू हो सकता है, ये भी ऑप्शन अपनी जगह पर मौजूद है या ख़त्म हो चुका है? नहीं, ये तो बहुत पहले ये ऑप्शन था, ऑप्शन दिया भी गया था इमरान खान साहब को। मैंने आई गेस 24 नवंबर 2024 को ये खबर दी थी, 24 या 25 को इंटैक्ट है ये भी? नहीं, ये उसी वक्त खत्म हो चुका ये था। उस वक्त, हाँ, तो उसी फिर वक्त CBMs खत्म के हो लिए गया क्या था। करना पड़ेगा? देखिए, अभी उसके बाद तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं ना, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम आ गई, 27वीं आईनी तरमीम आ अब गई। आपने आईनी तरमीम की बात की तो 28वीं पे भी काफ़ी काम हो चुका है, उस पर भी 28वीं ज़रा बताइए, आप बड़े 28वीं बाखबर साफ़ी हैं। जी, 28वीं पे भी काम हो रहा है, अनवर वो अनवर भाई, भी मैं शाहिद साहब एक्सपेक्टेड से है। एक सवाल कर जी सकता जी, हूँ? ज़रूर ज़रूर। शाहिद भाई, शाहिद साहब, ये कल परसों से जो ये कहानी चल रही है इमरान खान साहब की सेहत की, जिसके अंदर कुछ इस तरह की भी बात हुई, असदुल्ला साहब जिन्होंने शुरू में खबर दी थी, उन्होंने फिर आगे भी ये बात की कि ये एक प्रोसेस नहीं है, हो सकता है अगले महीने एक और इंजेक्शन लगना उनको लाना पड़े, फिर एक और इंजेक्शन लगना उनको लाना पड़े। दरमियान में कुछ और लोगों ने कहा कि इसके दरमियान में कोई इस तरह की भी ऑफर है कि उन्हें कहीं पिंडी में शिफ्ट कर दिया जाए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ से उनकी थोड़ी तिब्बी और दीगर चीज़ें, हॉस्पिटल नहीं, किसी ऐसी किसी घर में, उसको सब जेल डिक्लेयर करके, जिसमें से कोई उनका इलाज बेहतर हो सके। और दीगर लोग जो सिस्टम में बात कर रहे हैं, उनका कुछ ये भी इंडिकेशन है कि शायद ये वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो शुरू हुआ है, जिससे शायद इमरान खान साहब की अगर रिहाई ना भी हो सके तो उनकी सिचुएशन में कुछ बेहतरी आएगी। क्या आपकी भी सर इसमें इंडिकेशंस कुछ इस तरह की हैं? मित्रा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, बैरिस्टर साहब का जो सवाल है, अगर ब्रेक के बाद आप इस पर मुफस्सल जवाब दीजिए तो मेरे लिए बड़ी बड़ी आसानी होगी। मुझे ब्रेक पे जाना है, जब वापस आएंगे तो साद रसूल साहब ने जो सवाल शायद मित्रा साहब के सामने रखा है, उस पर बात करेंगे। आफ्टर द ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मित्रा साहब, हमने देखा है कि माजी में भी आसिफ जरदारी साहब पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल रहे, उनका वहाँ पर इलाज मालजा हुआ। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि क्या मुमकिन है कि इमरान खान साहब को भी कुछ सब जेल करार दे के पिंडी में, इस्लामाबाद में, कई जगह मुंतकिल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी मुमकिन है, और ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरह के हालात चल रहे हैं या जिस तरह का सिनेरियो डेवलप हुआ है। और हम कुछ अरसे से देख रहे हैं जिस तरह से डिवाइड देख रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं, तो उसमें तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल भी लेके आया जाता। रादर दिन हमने प्रीवियसली पिछले 2-2.5 सालों में यही देखा है कि पिम्स से डॉक्टर्स जाते रहे हैं, वहाँ अडयाला जेल जाते रहे हैं और वहीं पे उनको ट्रीटमेंट देते रहे हैं। और फिर 1-2 दफ़ा शौकत खानम हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी एग्जामिन किया। तो मुमकिनात में ज़रूर है, लेकिन मैंने जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये भी बात हो रही है कि पिंडी में कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस तरह की बात मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन अगेन ये मुमकिन ज़रूर है। और दूसरी बात जो ये कर रहे हैं कि कोई 2-3 इंजेक्शंस लग सकते हैं, तो ये भी अगेन पॉसिबिलिटी है। बट जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, और जो मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई है,
वो यही हुई है कि ये काफ़ी होता है, एक इंजेक्शन लगना होता है और वो कोई 2, 2.5, 3 घंटे के लिए वो प्रोसेस होता है। अच्छा। एक इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उसमें एग्जामिन किया जाता है और फिर मरीज को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक और भी बात जो बैरिस्टर साहब ये कर रहे हैं उसके साथ ही ये मैं एफिलिएट करना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि उनको कहीं वकील किया जाए, तो ऐसी खबरें ज़रूर आती रही हैं, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है बट ऐसी खबरें ज़रूर आती। अब मैंने इन पे काम भी करने की कोशिश की लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं हुई। मेरे पास ये खबर आई थी कि मई में जब जंग लगी थी तो इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट किया गया था। ये कहा जाता है हाँ, कि उनको कहीं पर शिफ्ट किया गया था किसी गेस्ट हाउस, या ये भी कहा जाता है कि वो ट्रिपल ब्रिगेड के हेड ऑफिस में उनको किया गया, कुछ इस तरह की भी बात की जाती है। लेकिन मुझे वो again अफवाहें थी, मेरा ख्याल है इसमें ये कुछ खबर ताकत नहीं थी। कंफर्म नहीं जी, हो confirm सकी, नहीं हो मुझे सकी। नहीं जी। कंफर्म हो सकी। तो तो अब आपकी खबर क्या है? एक तो 28वीं तरमीम के बारे में बताइएगा कि क्यों ज़रूरत महसूस की जा रही है, उसकी क्या कुछ अभी रह गया है और क्या आप सियासी हालात बदलते देख रहे हैं? देखिए, ये जो बताया जा रहा है वो डेफिनेटली एनएफसी के हवाले से है और ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल दो उसकी बड़ी ज़्यादा अपोजिशन कर रहे हैं जी। लेकिन ये भी साथ साथ खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स जो ऑन बोर्ड हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी मान गए हैं, बाकी लोग भी मान गए, लेकिन हम मीडिया में जो बयानात देखते हैं तो वो तो ये शैला रजा साहब पिछले दिनों कह रही थी कि जी फिर आप कराची को भूल जाएं अगर आपने नए सूबे बनाने हैं और एनएफसी अगर आपने करना है तो फिर कराची को भूल जाइए, फिर सिंध को भूल जाइए और ये यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। बट हैविंग सेड सो इट इज़ ऑल्सो बीइंग सेड कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम पेज पे हैं और दे आर ओके विद दैट। 28वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों कर पेश आ रही है गवर्नमेंट को, एक, और दूसरा केपी के सीएम कहते हैं कि 8 फरवरी के लिए तैयार है, आवाम तैयार है, वो एहतजाज की सियासत की बात करते हैं। तो क्या 26 नवंबर की तरह 8 फरवरी का एहतजाज अगर कामयाब ना हुआ तो उसका नुकसान तो बानी पीटीआई और पीटीआई को होगा? ये डेफिनेटली उसका नुकसान तो रिपरकशंस तो होते हैं अगर आपका एहतजाज नाकाम हो जाए। लेकिन अब जो हमारी उनसे सीएम केपी से मुलाकात हुई थी तो मैंने भी सवाल किया, हमारे बाकी दोस्तों ने भी सवालात किए थे उनसे और पूछा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि मैं इस दफ़ा अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहता हूँ। एहतजाज के हवाले से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था सरप्राइज देंगे, कोई सरप्राइज देंगे, अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहता हूँ कि नवंबर में थोड़ा थोड़ा कुछ होगा, दिसंबर में ज़्यादा कुछ होगा। वैसे हमने नवंबर दिसंबर पीसफुली देखे, जैसे उन्होंने कहा था वैसे नहीं हुआ। तो जनवरी भी गुजर गया और फरवरी आ रहा है। अगेन नज़र जो आ रहा है, जो अपरेंट ऑप्टिक्स हैं जी, वो तो यही बता रहे हैं कि उनमें इतनी लाइक हमें कोई ऐसा एहतजाज के लिए, कोई भी सियासी तहरीक चलाने के लिए आपको लीडरशिप की ज़रूरत होती है, आपको कमांड की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीड हो, स्ट्रॉन्ग कमांड, तो फिर कोई भी एहतजाज जो है वो कन्वर्ट हो सकता है टेंजिबल रिजल्ट्स में या टेंजिबल गोल्स वो अचीव कर सकता है। वो हमें यहाँ पे मिसिंग नज़र आता है, वो वाला एलिमेंट। तो उनकी कैपेसिटी तो ऐसा सच नहीं है, पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, सरप्राइज दे दें तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात कि ये सलाहियत बहरहाल पीटीआई में मौजूद है, पीटीआई में बतौर जमात की मौजूद है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कॉल दी जाए, दो एहतजाज उनके बुरी तरह से नाकाम हो गए, लेकिन एक मरतबा और इवन 10 मरतबा भी जब ये कॉल दी जाएगी कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोग निकले, वर्कर्स निकले, उनके चाहने वाले निकले, तो लोग निकलेंगे। मैं शाहिद साहब से एक सवाल पूछ लूं, ये थोड़ा जी 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 जी, आप जरूर जरूर। शाहिद साहब, द प्लेजर ऑफ हैविंग यू ऑन द शो इज कि हम ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो वैसे ना अनवर भाई पूरी तरह उस पर बात कर सकते हैं और ना मैं कर सकता हूँ। तो आपसे सर जरा इसमें ये भी थोड़ा सा कंटेक्चुअली पूछना था कि लोग जो सर इसमें बात कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के, जैसे मैंने कहा कि एक स्पिन किया जा रहा है, एक और नैरेटिव भी कि शायद इमरान खान साहब की पॉलिटिकल हालात में और फिजिकल हालात में कुछ बेहतरी हो आने वाले दिनों में। और इसका सर एक साइड वो कनेक्ट करते हैं ये जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ।
और ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन ऑफ के अब तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, एक फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे कि हम अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहे इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और उसके बाद हमारा रोल पीस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रूप्स तो एक रेगुलर आवाज़ होगी जो कि बहुत सारे लोगों की है, और हमारी आवाज़ में कोई ज़्यादा वीटो नहीं है। ट्रूप्स होते तो शायद कोई और बात होती, ट्रूप्स भेजने के मसाइल और हैं, ना भेजने के मसाइल और हैं। और लोग ये कहते हैं कि इसको थोड़ा होलिस्टिकली देख रहे हैं लोग। वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल हालात, ईरान, बोर्ड ऑफ पीस ये उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह शायद कुछ अर्सा पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसकी वजह से भी कुछ डोमेस्टिक प्रेशर है, जिसकी वजह से बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल मसाइल को रियासत किसी निगोसिएशन से सॉल्व करें। सर, आप इस इंटरनेशनल व्यू को कैसे देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है बोर्ड ऑफ पीस में विदाउट ट्रूप्स ऑन आईएसएफ के अंदर ट्रूप्स डाले बगैर, इसका सर इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट है? क्या हमारे ऊपर कोई इसमें प्रेशर है? क्या इसकी वजह से या ईरान की मसाइल की कशीदगी की वजह से कोई स्टेट के अंदर इस तरह की थॉट प्रोसेस है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल मसाइल को रिजॉल्व कर लिया जाए क्योंकि आगे कुछ मुश्किल वक्त आ सकता है? इसको सर आप कैसे देखते हैं? अच्छा सर, उसमें ये देखिए कि इम्पोर्टेंट बात है जी। कि आप ये देखिए कि पहले पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट ऑन बोर्ड था इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, और ये कहा जा रहा था 4 ममालिक से फोर्सेस जाएंगे, ट्रूप्स जाएंगे, और पाकिस्तान भी तैयार था। पाकिस्तान ने बहुत सारे बयानात हमारी गवर्नमेंट के मौजूद हैं कि पाकिस्तान उस चीज़ को डिफेंड कर रही थी, और वो कह रही थी कि नहीं, हम डिसआर्म इनफैक्ट करने के लिए नहीं जा रहे हैं हमास को, हम तो वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान का जो पीस कीपिंग मिशन है यूएन में, वो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा ट्रूप्स पाकिस्तान से जाते हैं। ब्राज़ील है शायद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो इस तरह से हमारा, और हम बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी लेते हैं, तो इस तरह से करें। अच्छा, जो अब उसकी शायद इसराइल ने भी एतराज़ किया है, चूँकि अब पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी चेंज है पहले से, ये जहन में रखिएगा। उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के फ्रेंड्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब खारजा पॉलिसी की बात आती है तो एक ब्लॉक की सूरत में भी जाना होता है, समटाइम्स आप इंडिविजुअली भी डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो अब टर्की जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत बहुत क्लोजली नेटेड है, वो है। सऊदी अरेबिया भी अब उस तरह से इसराइल को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, या एक तरह से सो मच सो ये भी बात हो रही है दुनिया भर में कि जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको भी नहीं, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रम्प ने 20-21 निकात का फॉर्मूला दिया था और डिस्क्लोज किया था, उसमें जो मुस्लिम 8 ममालिक के साथ बातचीत हुई थी, उसमें जो निकात थे वो डिफरेंट थे। वहाँ पे 2 स्टेट्स थी, 2 स्टेट्स सोल्यूशन था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इसराइल के ट्रूप्स का विड्रॉल नहीं था, 2 रियासतें नहीं थी, और भी कोई वाज़ेह लाए अमल नहीं था, फ्यूचर नहीं था। तो उस पर भी एतराज़ात है। तो जो ये वाला बोर्ड ऑफ पीस बना है, मैं बैरिस्टर साहब के साथ शेयर कर लूँ, ये और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जो मेरी जितनी मैंने थोड़ी बहुत रीडिंग की है, ये मुझे तो ट्रम्प फैमिली को बिलियनर बनाने की एक सही है, एक ड्रिल है कि वो रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से या एक प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से गजा को देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प देख रहे हैं। जैसे बोर्ड ऑफ पीस है, इसके जो ताहयात चेयरमैन है वो ट्रम्प है, उसमें यूएसए का किरदार नहीं जहन में रखे कि वहाँ पे पोर्टस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, वहाँ पे ट्रम्प है एज पर्सन वहाँ पे। जो इसी तरह से उसका दामाद भी है, उसके और भी जानने वाले हैं। मेरा ख्याल है उसका बेटा भी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है, या वो दामाद को उन्होंने सब कुछ हाँ। तो मुझे अगर आप इजाजत जो इवन जो प्रेजेंटेशन भी दी है ना, वो भी बड़ी ग्लैमरस सी प्रेजेंटेशन दी है।
जिसमें वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई गई हैं गजा में और इस तरह से, और $1 billion हैज़ टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर ये कंट्री। मुस्तकिल मेंबर की बात हाँ करते हाँ हैं। मुझे अगर आप इजाज़त दें एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईरान की कशीदगी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि उससे खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका ईरान पर ताकत का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है? वो उनके वसाइल पर कब्जा करना चाहता है, खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है, या फिर ईरान में रजीम चेंज करना चाहता है? मिथला साहब, मुझे बताइएगा कि ये क्या सूरत है कि अमेरिका मुतनाज़ा और गैर मकबूल फैसले जो उनके प्रेसिडेंट कर रहे हैं और अब ईरान पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं? देखिए, जो अभी टेंडेंसी है अमेरिका की वो तो बालादस्ती वाली है, जिसको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि दुनिया जो है अब चाइना की तरफ जा रही है। डिवोर्स में जो प्रेसिडेंट मैक्रोन का खिताब हुआ है, एड्रेस हुआ है, उसमें उन्होंने चाइना को इनवाइट किया है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया है कि चाइना आके यूरोप में इन्वेस्टमेंट करे। अब मैं कोई 15-16 साल से डिप्लोमेट्स के साथ और डिप्लोमेटिक कोर के साथ और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो 2-3 साल पहले वो ये यूरोपियन एम्बेसडर डिप्लोमेट्स और दुनिया भर में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट से भी जब मैं मिलता था तो उनका ये कहना होता था कि हम चाइनीज को अपना कोई बिजनेस सेल नहीं कर रहे, चूंकि हमें पता है कि ये फाइनेंशियल डोमिनेंस चाहता है, ये मार्केट की डोमिनेंस चाहता है, तो हम इनको कोई सेल नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस नहीं सेल कर रहे हैं। यूरोप का 3 साल पहले ये एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म थी यूरोप में। लेकिन अभी आप देख लें कि मैक्रोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि चाइनीज बैंक्स को आना चाहिए और जो यूरोप की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इससे एक्सपीडाइट हो सकती है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट से एक्सपीडाइट हो सकती है। फिर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि ग्रीनलैंड जो है वो चाइना ले जाएगा या रशिया ले जाएगा, तो ये भी एक इंडिकेट करता है। और चाइनीज कंपनी ने ग्रीनलैंड में उधर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी इन्वेस्टमेंट्स है। इसी तरह से बाकी लैटिन अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, कनाडा के साथ ताल्लुकात, कल इवन यूके ने ये किया है कि चाइना के साथ वीज़ा ओपन कर दिया है कि जो ये जो है ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो बगैर वीज़े के चाइना ट्रैवल कर सकेंगे। इसी तरह से बाकी ममालिक के साथ भी चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे, तो चाइना का राइज हो रहा है। सवाल जो आपका ये था डोमिनेंसी है, देखिए उसने गलत रुझान और गलत मिसाल कायम की है अमेरिका ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये भी कहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ताकत के बलबूते पे आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर अगर ताकत का ऑर्डर चलेगा तो दुनिया का जो निज़ाम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आप देखिए कि कोई आज से नहीं है, यूरोपीय यूनियन अभी बना है ना 40-50-60 साल पहले, लेकिन यूरोप तो पिछले 200-300 साल से यूएस का इत्तेहादी है और अब वो उस इत्तेहाद में बहुत बड़ा क्रैक आ गया है। अब देखिए मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है इंडिया के साथ, यूएसए के इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, $27 ट्रिलियन की दोनों इकोनॉमी बनती हैं और बिलियन ऑफ यूरोस का दोनों ममालिक को, दोनों ब्लॉक्स को फ़ायदा होगा कि इंडिया पे अमेरिका जो है वो पाबंदियां लगा रहा है, 50% टैरिफ अप्लाई कर रहा है। और टैरिफ क्यों अप्लाई किया था? रशियन ऑयल चूंकि खरीद रहा था इसलिए टैरिफ अप्लाई किया था। और लेकिन यूरोपीय यूनियन उसके साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करके बैठ गया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से नए ब्लॉक्स, नई फॉर्मेशंस, नए अलायंसेस दुनिया भर में बन रहे हैं और बन सिर्फ ट्रंप की वजह से रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी वो ये चाह रहा है कि मिडल ईस्ट में किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे लिए भी सबक है। आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं अनवर साहब, एक और भी लास्ट मिनट कि जर्मनी ने भी इस पे डिपेंड किया है कि हमारे पास एटॉमिक पावर होनी चाहिए थी, हमने ऐसे ही उसको रोल बैक कर लिया या हमने उसको नहीं संजीदगी से लिया। तो बाकी ममालिक भी स्पेशली अभी जो है ना विद द एडवेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी ये मई 2025 वाली जंग पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और सब्सिक्वेंट जो जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसमें ये ज़रूरत महसूस हुई है तमाम ममालिक में, इवन मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है। आप देखें कि उसके बाद
सारे ममालिक ने असलहा खरीदना शुरू कर दिया, तो हर जगह ये असले की जरूरत दौड़ महसूस शुरू हुई हो है गई। मुझे कि वेपन प्रोग्राम वाइंड अप करना है शायद। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा, अल्लाह हाफ़िज़।